भेजिए। आप चाहे तो मास्क हटा दीजिए, बैठिए। चंद्रशेखर जी, प्रताप नगर सांगानेर जयपुर से हैं आप। यस और आपने बीएससी किया हुआ है। यस सर। क्या सब्जेक्ट क्या है इसमें? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। और डायरी लेखन, आप सेकंड अटेम्प्ट हैं इंटरव्यू के लिए? यस सर। अच्छा, मेरा सीधा सा प्रश्न है, आप आरएस बनना क्यों चाहते हैं? सर ये जो आरएस है ये एक राज्य की अपेक्स सर्विस है सर, और मुझे राजस्थान में ही रहना है और मुझे राजस्थान की संस्कृति से प्रेम है, तो मैं ये सर्विस करना चाहता हूँ। अच्छा, राजस्थान की संस्कृति से प्रेम है आपको? यस सर। कैसा प्रेम है, कुछ उदाहरण बताइए, क्या पसंद करते हैं आप? सर राजस्थान के लोकगीत जब सुनता हूँ तो एक बड़ी सुकून अनुभव होता है, और जो लोक संस्कृति है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है सर। तो ये तो आप दूर रह के उत्तर प्रदेश में रह के भी सुन सकते हैं, उसके लिए राजस्थान में रहने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए आरएस बनने की भी जरूरत नहीं। सही है सर। मैं सर ये जो मायाड़ भाषा है सर, इसमें बात करना भी अच्छा पसंद करता हूँ, और सुनना भी मुझे बहुत अच्छा कर्म के लिए बोली है सर मेरे लिए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लोगों के बीच में रह के काम करूँ और वो समाज को कुछ दे पाऊँ। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये हमारी जो भारत की एकता है और जो हम विविधता में एकता और संघवाद की बात करते हैं, उसके विरोध में आपने विचार प्रकट किए हैं? क्योंकि आप अगर जिस तरह से सोच रहे हैं कि आप राजस्थान में ही रहेंगे और यहीं सेवाएं देंगे, तो अगर सभी व्यक्ति भारतवासी यही सोचने लग गए तो हमारी विविधता में एकता नहीं रहेगी, अनेकता हो जाएगी और हम अपने क्षेत्र तक सीमित रह जाएंगे, और ये हमारी जो संघवाद की परिकल्पना है उसके विरोध में रहेगा। तो मुझे लगता है कि आपका ये विचार जो है हमारे देश की अखंडता और एकता के लिए ठीक नहीं है। सर मैंने सोचा कि मेरे को कोई सेंट्रल सर्विसेज की एग्जामिनेशन भी देना चाहिए, लेकिन दूसरे एंड पे मैंने देखा कि मुझे कहाँ अच्छा लगेगा। तो ये सर मेरा निजी विचार है, और ये मेरा सर निजी विचार है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि राजस्थान में। तो राजस्थान में ये आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि राजस्थान में रहने के लिए आपको आरएस ही क्यों चुनना है? आप किसी और सेवा में भी जा सकते हो, आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो, आप एकेडमिक में जा सकते हो, प्रशासनिक सेवा में आने का क्या कारण है आपका? सर जो मेरा व्यक्तित्व है, मुझे लगता है सर वो व्यक्तित्व इस सर्विस के जैसा अनुरूप मैं अपने आप को पाता हूँ। जैसे कि इस सर्विस में इस भर्ती के दौरान मुझे 35 सर्विसेज में कार्य करने का मौका मिल सकता है, उनमें से किसी एक सर्विस में मुझे जाना होगा। तो सर और ये जो सर्विस है इसके द्वारा मैं राजस्थानी लोगों को सर्व करूँगा मोर और लेस। तो और सर राजस्थानी जो लैंग्वेजेस से मुझे प्रेम है, जैसे कि मैंने बताया था संस्कृति से। चलिए, आपको राजस्थानी लैंग्वेज से प्रेम है, मान लेते हैं हम। आप बताएं, आप आरएस बनेंगे तो एक एसडीएम होता है, एक एसडीओ होता है। यस सर। क्या डिफरेंस होता है? एसडीएम और एसडीएम से प्रकार्यात्मक डिफरेंस है। एसडीएम मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जो कि सब मजिस्ट्रेट की पावर्स को एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें धारा 144 और कर्फ्यू लगाना और साथ साथ में होटल बार लाइसेंस देना, और ये कुछ चीज़ें हैं सर। थानों का निरीक्षण भी वो कर सकते हैं, एमपीआर भी लिख सकते हैं। साथ साथ में सर इधर एसडीओ हैं, वो खंड के जितने भी विभाग होते हैं सर, उनमें कोऑर्डिनेशन करने का कार्य करते हैं, और एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पटवारी की नियुक्ति वगैरह का कार्य भी एसडीओ करते हैं। आपने एक शब्द काम में लिया, धारा 144 और कर्फ्यू, सर इन दोनों में अंतर क्या होता है? धारा 144 के तहत सर कि 5 लोगों से अधिक लोग किसी एक विशेष स्थान पर बिना किसी विशेष अनुमति के इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, जो कि कर्फ्यू में एक कठोरतम होता है। कर्फ्यू जो कि धारा 144 का कठोरतम रूप है, उसमें व्यक्ति बाहर ही नहीं निकल सकते हैं। उन्हें कुछ छूट जरूर दी जा सकती है किसी समय विशेष पे, कि इस समय में आप बाहर आ सकते हैं। चंद्रशेखर जी, आपने अपने अभी जो उत्तर दिए थे उसमें एक शब्द प्रयोग किया था कि आपको राजस्थानी संस्कृति से बहुत लगाव है ना? ये संस्कृति मतलब क्या होता है? संस्कृति मीन्स जो मैं समझ पाता हूँ सर, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी बोली है, जो हमारे आचार विचार हैं, जो हमारा पहनावा है और जो व्यंजन वगैरह हैं, ये सब मिलके एक संस्कृति का रूप बनाते हैं। मतलब लोगों आसपास के लोगों को जोड़ने का एक सूत्र जो है वो संस्कृति। तो ये संस्कृति
हर समाज में और हर समय में अलग अलग बनती रहती है या ट्रांसफ़र होती है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को? यस सर, संस्कार जो होते हैं सर ट्रांसफर होते हैं, संस्कारों के माध्यम से संस्कृति जो है सर ट्रांसफर होती है, और जैसे कि समय के साथ इसमें थोड़े थोड़े बदलाव, अमूलचूल बदलाव भी आते रहते हैं सर। तो राजस्थान की जो संस्कृति है, जो भी आपने संस्कार, विचार, व्यवहार, मूल्य आदि बात करी ना, तो इसमें ऐसी कोई बात है जिसने ख़ास तौर पे किशोरियों की ज़िंदगी को प्रभावित किया है या महिलाओं की ज़िंदगी को प्रभावित किया है, और किस तरह से प्रभावित किया है? ये सर हमारी जो राजस्थान की संस्कृति जो रही है वो बेसिकली ज्योग्राफी से भी सब रिलेटेड है। उसमें क्या होता है कि सर हमारे यहाँ पर 2 गंजे इतने नहीं थे, तो जो विवाहिता थी तो विवाह के पश्चात जो पुरुष है वो जनरली बाहर जाया करते थे। जो महिलाओं की जो जिंदगी है सर वो अकेलापन में बीतती थी, और उसमें सर वीर वेदना के गीत भी हमारे संस्कृति में लिखे गए हैं। और दूसरी ओर हम देखें सर घूंघट प्रथा हमारे समाज में प्रचलित है, और उसमें महिलाओं को थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि सर कि थोड़ा पीछे रखने का कार्य किया है। पितृसत्तात्मक समाज का जो पुट है वो हमारी संस्कृति में थोड़ा कहीं अधिक ज्यादा है सर। तो इससे ये पितृसत्तात्मक क्या होता है? पितृसत्तात्मक समाज सर जिसमें पुरुषों की महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा धाक होती है, उस समाज को पितृसत्तात्मक। धाक नहीं, थोड़ा स्पष्ट करिए। सर जैसे कि मैं हूँ तो मैं मेरे पिता के नाम का पीछे लगाते कि श्री श्री सन ऑफ श्री श्री, तो जब तक ये सर ये मतलब मेरी माता का नाम भी लिखा जा सकता था, लेकिन मेरे पिता का नाम लिखता है तो ये सबसे बड़ा सूचक है पितृसत्तात्मक समाज का। पिता ही डिसीजन ज्यादा लेते हैं। पर इसको बदला जा सकता है? हाँ सर बिल्कुल बदला जा सकता है। कैसे बदलें इसको? सर इसको बदलने के सर 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो खुद पुरुष पुरुष पहल करे आगे की महिलाओं को आगे लाएं, और महिला वर्ग की तरफ से भी सर प्रतिनिधित्व आना चाहिए कि वो भी दर्शाएं कि भाई हमको भी इस जगह पे आना चाहिए। तो व्यवहारिक रूप से तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है ना। सैद्धांतिक रूप से तो अपन कहते हैं कि पुरुष पहल करें, या फिर महिलाओं को तो जिस माहौल से महिला हैं अभी और जिस संस्कृति को वो आगे लेके जा रही हैं उसमें बहुत कम अवसर मिलते हैं जब वो आगे होके कहेंगी इस तरह से आने के लिए ना। तो आप ये बताइए कि फिर पुरुषों के साथ कैसे काम किया जाए कि वो थोड़ा महिलाओं को आगे बढ़ने में योगदान दें? सर ये जब बच्चा बड़ा होता है उसी समय से हमको एक पीढ़ी को तैयार करना होगा इसके लिए। जैसे कोएड एजुकेशन है, महिला और गर्ल्स और बॉयज को एक साथ पढ़ाना, एक साथ उनको रखना। अभी हमारे एक डाइवर्जन रहता है कि पुरुष बॉयज अलग है और गर्ल्स अलग है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर उनको ये पता होना चाहिए कि सब आपस में इंसान है। बॉयज और गर्ल्स का जो डिफरेंस है सर हमको वो बैठना होगा स्कूली स्तर पर। दूसरा सर जो शिक्षा के माध्यम से जो जागरूकता आएगी बॉयज में भी और गर्ल्स में भी, उसके माध्यम से सर ये चीजें होगी। और ये चीजें ठीक है। सर आपने बोला कि आपको राजस्थानी संस्कृति से बहुत प्यार है। जी मैम, बहुत अच्छा जानते हैं। आप मुझे बताएंगे अभी रिसेंटली 15-20 दिन के बाद कौन सा त्यौहार आएगा महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए मैडम गणगौर आएगा। किसकी पूजा की जाती है गणगौर? गणगौर पर शिव जी और पार्वती दोनों की पूजा की जाती है। अच्छा, उस दिन महिलाएं कुछ सर पे रख के लाती है, उसको क्या कहते हैं? घड़ा रख के गीत गाते हैं, क्या कहते हैं उसे? मैम माफी चाहूँगा। अच्छा, सर ने संघात्मक वर्ड यूज़ लिया था। जी। तो क्या हमारे भारत का संविधान संघात्मक संविधान? भारत का संविधान मैडम दोनों रूपों में है, एकात्मक भी है, कहीं कहीं उसके प्रावधान एकात्मक लिखते हैं तो कहीं कहीं वो संघात्मक लिखता है। अच्छा, तो भारत के संविधान में क्या कहा गया है कि भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है? कहा गया है? हाँ, आर्टिकल में कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऐसा कुछ कहा गया है। राज्यों का एक संघ। राज्य का एक संघ। तो संघात्मक व्यवस्था हमने लिख दिया अनुच्छेद में कि भाई संघात्मक व्यवस्था नहीं लिखा, हमने लिखा भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो फिर संघात्मक ही अपना लेते, एकात्मक के गुणों को क्यों शामिल किया? जी मैडम, भारत में सर मैडम विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, भाषा पहनावे के रूप में, संस्कृति के रूप में, तो इन सब विभिन्न धर्मों के लोग भी रहते हैं। इनको आपस में अगर जोड़ना है तो एक कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो एक दक्षिण के व्यक्ति और उत्तर के व्यक्ति और पश्चिम और पूर्व के व्यक्तियों को एक साथ जोड़ती हो।
तो वो उन जहाँ जहाँ जब सबकी जो पहचान है और सबके लिए जो प्रावधान है वो एक हो जाएंगे, वहाँ जो संविधान है वो एकात्मक प्रतीत होता है, जैसे कि कड़ी नागरिकता और एकीकृत न्यायपालिका। नहीं ये ठीक है, पर अपनाया क्यों हमने एकात्मक व्यवस्था के लक्षणों को? भाई संघात्मक जब लिख दिया कि भाई संघात्मक होगा, क्योंकि उस समय तो देशी रियासतें थी, उनको विलय करना था, तो फिर किस रीजन से एकात्मक व्यवस्था के इन गुणों को हमने अपनाया? मतलब रीजन क्या था इसका? इसका सबसे बड़ा रीजन मैडम मुझे जहाँ तक लगता है नेशनल इंटीग्रिटी है कि देश को एक सूत्र में बांधा जा सके। क्या है नेशनल इंटीग्रिटी, आपको पता है? राष्ट्रीय एकता मतलब कि सभी जो व्यक्ति है, सभी धर्म, समाज और संस्कृति, भाषा और राज्यों के व्यक्ति, वो सभी एक राष्ट्रीयता की भावना से जुड़े रहे, उनमें कोई खलल पैदा नहीं हो, उसको राष्ट्रीय एकता कहते हैं। और राष्ट्रीयता क्या है? राष्ट्रीयता मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट है या क्या है? कॉन्सेप्ट है तो क्या है राष्ट्रीयता? अच्छा, हम ये कह सकते हैं भारत एक राष्ट्र है? यस मैडम, भारत क्यों? कुछ इसकी कुछ एक पॉलिटिकल साइंस में कुछ चलता है कि 1 2 3 इसके मापदंड है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। अभी चंद्रशेखर जी, यस सर। आपके एड्रेस में आपने प्रताप नगर और सांगानेर, यस सर। राणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में क्या संबंध है? कोई ऐसा हिस्ट्री आप जानते हो कि पारिवारिक संबंध है या कोई पीढ़ियों का संबंध है? सर एग्जैक्ट कभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन राणा सांगा जो थे महाराणा प्रताप की पहले वाली पीढ़ियों में थे, एक है। अच्छा, इतने जानते हो? हाँ सर, अभी मैं एग्जैक्ट ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देश में एक बड़े मंदिर के लिए, राम मंदिर के लिए बड़ी चर्चा का विषय रहा लंबे अरसे से। तो भारत में जब इतने मंदिर थे, इतनी जगह थी, तो एक स्थान विशेष पर मंदिर बनाने के लिए इतना संघर्ष हुआ, इतनी प्राणों की आहुतियाँ दी, ये आपकी नज़र में ठीक है या गलत? सर, जहाँ तक बात है कि राम मंदिर एक विशेष स्थान पर ही क्यों बन रहा है, तो वो है कि वो श्री राम की जो जन्मभूमि है, इस वजह से वहाँ बनना ही चाहिए था सर। आप ऐसा समझते हैं? ये मैं ऐसा मानता हूँ। अच्छा, तो ये एक विषय चलता रहता है कि जो अंग्रेज़ों के समय और मुग़लों के आने के बाद बहुत सारे हमारे शहर और सड़कों के नाम उनके नाम पर कर दिए। मान लीजिए आपको ऐसा पावर मिल जाता है कि आप इन नाम को हटा सकते हो या आपके पावर में हो, तो आप उनके नाम को बदलना चाहोगे या नहीं बदलना चाहोगे? सर, अगर नाम बदलने से कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस समाज में आते हैं या कुछ सुधार होते हैं तो मैं ज़रूर नाम बदलना चाहूँगा। अदरवाइज सर, नाम तो एक प्रतीक मात्र है, अक्षरों का एक वो है कि समुच्चय है जिसमें एक स्थान विशेष का संकेत होता है। अच्छा, जैसे औरंगजेब का आपके माइंड में एक इम्प्रेशन जनरली रहता है समाज में कि उसने सर्वाधिक मंदिरों को तोड़े। अभी आपने राम मंदिर के लिए कहा कि मंदिर वहीं बनना चाहिए, तो उन्होंने बहुत सारे मंदिर तोड़े। और मान लीजिए आपके घर के बाहर की सड़क का ही नाम औरंगजेब सड़क हो और आपके पावर में हो, उससे कोई बदलने वाला कुछ नहीं है, केवल नाम बदलने वाला है। आप इसमें क्या निर्णय लो उस नाम बदलने से? सर, प्रश्न में रिपीट कर। आप उस नाम को बदलोगे, औरंगजेब सड़क का नाम बदलोगे या नहीं बदलोगे? सर, मुझे नहीं लगता कि सर उसको बदलने की आवश्यकता है, जैसा है ठीक है सर। अच्छा, एक मेरा सवाल है कि आपके ऑफिस में 2 कर्मचारी हैं। एक कर्मचारी केवल 2 घंटे आता है, लेट आता है, 12 बजे आता है, 2 बजे अपना काम फिनिश करके चला जाता है। न टाइम से आता है न टाइम से जाता है, लेकिन अपना काम पूरा करता है। एक ऐसा कर्मचारी है जो एग्जैक्ट 9:30 बजे आ रहा है, 6 बजे जा रहा है, लेकिन अपना काम पूरा नहीं करता। आपको दोनों में से एक का चयन करना है कि आपके ऑफिस में एक कोई पसंद करना है कि इसमें से किसको रखना चाहिए, इसको हटाना चाहिए, तो आप दोनों में से किसको हटाओगे? सर, मैं जो कर्मचारी समय से आ रहा है और समय से जा रहा है उस कर्मचारी को रखना चाहूँगा सर, क्योंकि वो व्यक्ति पूरा समय अपना दे रहा है। और बात रही सर उसकी जो दक्षता है,
और दक्षता उसकी कमज़ोर है तो उसको मैं सर अपनी जो टीम बिल्डिंग की जो मेरी क्षमता है उसके आधार पर मैं उसको सुधार लूँगा सर। ठीक है, आपने ये कहा कि मैं आपकी पोस्टिंग एक ऐसे जगह होगी जहाँ पर आपको जाते ही पता लगा कि सारे के सारे कर्मचारी काम समय पर नहीं करते और जनता में भी बड़ा रोष है, तो आप ऐसे कौन से 4 उपाय करोगे जिससे उनकी वर्क कैपेसिटी बढ़े और एक ऑफिस की इमेज भी अच्छी जाए? ऐसे 4 आप बिंदु बताओ। सर सबसे पहले तो मैं सबके कामों का डिस्ट्रीब्यूशन स्पष्ट रूप से कर दूंगा कि किस व्यक्ति को कौन सा काम किस प्रकार से करना है और कितने समय में करना है। एक हो गया। दूसरा सर मैं उनको पुरस्कार और दंड दोनों प्रकार की नीति का पालन करूंगा सर, कि जो व्यक्ति समय पर काम करके दे देगा या जनता को उपलब्ध करा देगा उसको किसी भी प्रकार का पुरस्कार को भले XY थ्योरी में जैसे भी। 2 और तीसरी बात सर मैं उनको और उनको जागरूक करूंगा, उनके अंदर ये भावना ला पाऊंगा कि भाई अपना ही कर्तव्य है और अपन को ये कार्य करना चाहिए। 3 सर अभी इतना सोचता हूँ। बहुत अच्छा, चलो सर बताएंगे। एक बात इसमें मैं अभी ऐड कर देता हूँ, बाद में जब इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको यहीं से शुरुआत करना है कि सबसे पहले उनके समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए मैं समय पर काम आना और मेरे को जो आवंटित काम है उसको मैं सबसे पहले, उसके बाद के 3 पॉइंट आप बताएं। ठीक है। एक प्रश्न आपका यहाँ आपके एकेडमिक रिकॉर्ड और इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। आजकल मोबाइल का ज़माना है और सोशल मीडिया पे हम एक्टिव रहते हैं, लोग रेडियो को भूल चुके हैं। मुझे लगता है एक तरफ हम पहले स्टेज पे थे जब लेखनी चला करती थी, लोग लिखते थे, लोग पढ़ते थे और उसी में संतुष्ट होते थे, खुश भी होते थे। फिर रेडियो का ज़माना आया, फिर टीवी का आया, फिर मोबाइल का आया। ऐसे में क्वेश्चन ये उठ के आता है कि आपके व्यक्तित्व में तीनों में से कौन सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद होता है, लिखना, सुनना या सुनना भी और देखना भी? सर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद लिखना है सर। लिखना है, इसीलिए आपकी हॉबी डायरी लेखन है। यस सर। तो डायरी लेखन एक मुझे लगता है कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो ऐसे बहुत सारे अनुभव मिलते हैं जहां हमें इतिहासकारों ने भी डायरी लिखी हैं और इतिहास के जो प्रसिद्ध जो व्यक्तित्व रहे हैं उन्होंने भी डायरी लेखन के माध्यम से अपना संदेश अपने परिवारजनों के और साथ में जनता को भी देने का प्रयास किया है। ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो आप रिकॉल कर लें इस समय? सर अभी जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, भगत सिंह की डायरी है, उनकी 140 पन्ने की डायरी है। दूसरी पंडित दीनदयाल जी की डायरी है, माई पॉलिटिकल डायरी। और जय प्रकाश जी की डायरी है सर, उन्होंने जेल में रहते हुए लिखी थी। और कृष्ण बलदेव वैद्य जी की भी डायरी है सर, उन्होंने एक नौकरानी की डायरी के नाम से भी कुछ डायरी लिखी थी। तो आपके डायरी के सेगमेंट्स क्या होते हैं, क्या लिखते हैं आप डायरी में? सर जो दिन भर की आउटकम्स होते हैं, जो लर्निंग्स होती है, मैं उनको लिखना पसंद करता हूँ सर। फिर आप उनको रिकॉल कर पाते हैं? दिन भर जैसे आज है तो सुबह से लेकर शाम तक की जो लर्निंग्स है और लर्निंग्स के साथ साथ में जो घटनाएं हैं वो लिखना पसंद करता हूँ। उसका उपयोग क्या है, क्या उपयोग होता है उसका? सर ये उपयोग होता है कि मैं जो गलतियाँ करता हूँ आमतौर पर जो दिन जीवन में, उनको दोहरा नहीं पाता, कोशिश करता हूँ वो दोहरा। दूसरा सर आत्म विश्लेषण में डेली कर पाता हूँ कि मेरे से गलती हुई, इसको मुझे नहीं करना चाहिए। और कभी कभी सर मुझसे कुछ ऐसी जो भूल हो जाती है जो मुझे नहीं करनी चाहिए, वो मैं उसमें लिखता हूँ सर। और अपने उद्देश्य और संकल्प को लिख लेने से सर वो लक्ष्य है वो ज़्यादा स्पष्ट। नहीं, ये बात तो ठीक है, आप डायरी लेखन से आप सीखते हैं कि आपकी गलतियाँ क्या हैं, उनको आप चिन्हित कर लेते हैं, दोबारा आप उसको नहीं दोहराते हैं। लेकिन क्या आप डायरी लिखने का टाइम पीरियड आपका कितने सालों का अनुभव है ये? सर ये ऐसा तो सर कहना मुश्किल है, क्योंकि मैं बचपन से पापा जी के साथ दुकान पे बैठा करता था सर, तो तब से हिसाब लिखता रहा था। तो हिसाब के साथ साथ कब डायरी स्टार्ट हुई मुझे कन्फर्म। तो ऐसे तो हम ये कल्पना करें कि एक दिन में आपने एक गलती को भी पहचान किया और वो डायरी में आपके नोटेड हो गया, तो आज तक तो आपके पास में, आपके व्यवहार में, व्यक्तित्व में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। सर कोई व्यक्ति परिपूर्ण होता नहीं और परिस्थितियाँ हमेशा बदलती रहती, और बदलती परिस्थिति में गलती होना स्वाभाविक है सर। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि पुरानी गलतियों को नहीं दोहराऊं। और ठीक है, आप मुझे आप ये बताएं कि आपके ऐसी कौन से व्यक्तित्व में गलतियां हैं जिनको आपने आइडेंटिफाई किया लेकिन अभी तक सुधार नहीं पाए? सर एक तो मेरे
दोस्त थोड़े ज़्यादा हैं सर, तो मेरे को समय का भी कभी कोई मैनेजमेंट करने में दिक्कत हो जाती है। तो वही गलती तो नहीं, लेकिन सर मेरी कमी सबसे बड़ी है, उसको मैं सुधारना चाहता हूँ लेकिन सुधार नहीं पा रहा हूँ सर। दूसरा सर, मैं जो थोड़ी सी पर्सनल की बात बताऊँ सर, मैं चाय ज़्यादा पीता हूँ सर, तो चाय को मैं सुधार नहीं पा रहा हूँ सर, हालांकि मैंने मिठाई खाने की मेरी समस्या का समाधान कर लिया। और तीसरी सर कि मैं सर जल्दी ही लोगों से दोस्ताना व्यवहार स्थापित कर लेता हूँ, सहज विश्वास कर लेता हूँ। ये सर मुझे थोड़ा सा लगता है कि मुझे पर जांच परख के विश्वास करना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।